डिटेल सील्ड कवर, उसके बाद में 3 सीनियर ऑफिसर वो भी विटनेस है। ऐसी लिस्ट विटनेस की, एविडेंस का डिटेल और ये लॉ, उसके बाद में ये डायरेक्शन कोर्ट ने देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इतना सारा बन चुका है। तो अभी मेरे हिसाब से इस केस में एकदम ऐसा क्रूशियल मोड पर आ चुका है केस, और अभी जो डेट नहीं हो सकता है इसको, तो अपने उपाध्याय जी आउट ऑफ स्टेशन थे, वो पहुंच रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मंडे को मेंशन करके उसका सर्कुलेशन लेके डेट लेंगे, जैसी डेट आएंगे आपको बता दी जाएगी। तो इसमें मेन क्रूशियल है कि इन लोगों ने जो तो इन लोगों ने जो खुद डायरेक्शन लिया था उसमें ये खुद इन लोगों ने जो खुद डायरेक्शन लिया था उसमें ये फंस गए हैं कि इनको पुलिस को रेगुलर अपडेट देना है जनता को। तो और दूसरा जो हमने बताया है कि पुलिस आर बाउंड टू प्रोवाइड द कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट, दिशा सालियान के फैमिली को एक देना है। दूसरा एक केस में इन्फॉर्मेंट रशीद खान पठान साहब है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन, ये इन्फॉर्मेंट है इसमें अभी नए एफआईआर के लिए, तो इनको भी एक कॉपी देना है। यशवंत सिन्हा वर्सेस सीबीआई के जजमेंट के डायरेक्शन है और भी डायरेक्शन है कि इन्फॉर्मेंट को भी कॉपी देना है आपको, आपने जो पहले का हम जो मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मतलब हाईकोर्ट में मैटर चल रहा है, इसमें कल चल के अगर किसी को लगा, इन्फॉर्मेंट को लगा कि सीधा स्पेशल कोर्ट, जो महिला अत्याचार के जो स्पेशल कोर्ट्स है, पॉक्सो के वगैरह जो भी ड्रग्स वाले, और इसमें जो भी सेक्शंस लगे, और इवन अदर प्रूफ्स जो है कि इनके ऊपर यूएपीए लगेगा आदित्य ठाकरे के खिलाफ में, अगर वो उसकी टेस्टिमोनी प्राइमा फैसी कंसिडर की गई, इनके ही दोस्त की, आदित्य ठाकरे की, कि ये लोग अल जजीरा नेटवर्क के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो भी है। तो अब लगा कंप्लेनेंट को कि ये हमको सीधा कोर्ट में केस फाइल करना है, कोई जरूरत नहीं है अभी ना पुलिस की ना सीबीआई की, कुछ नहीं। तो उसमें कोर्ट में डायरेक्ट विटनेस एग्जामिन कर सकते हैं। विटनेस एग्जामिन करने के बाद में कोर्ट डायरेक्ट अरेस्ट वारंट निकाल सकता है आरोपी का इश्यू प्रोसेस करके 204 सीआरपीसी में, और केस चलेगा। तो ये भी एक उसमें प्रोविजन। तो इन सब चीजों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस परस्यू कर रहा है उसको और इस देश को हर इंफॉर्मेशन रिसीव करने का अधिकार है, पुलिस डिनाई नहीं कर सकती इंफॉर्मेशन इसमें। हाँ, आप बोलिए। तो उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट होगा ना, तो सीबीआई के ऑफिसर भी फंसेंगे बुरी तरह से, उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। जो भी इसमें बचाने का ट्राई करेगा वो सब फंसने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि सीबीआई को भी जवाब देना पड़ेगा, और सीबीआई भी एक प्रकार से कंटेम्प्ट कर चुकी है, वो सजा का हकदार हो चुका है। एसआईटी भी कंटेम्प्ट कर चुकी है, सजा का हकदार हो चुका है। सूरज पंचोली, डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे, रोहन रॉय और सिकरे और जितने लोग उस पार्टी में हैं, ये सभी मर्डर केस में ही इन्वॉल्व होंगे, या ये होगा कि भाई किसने हत्या की वो होगा, या ये सभी के सभी मर्डर केस में इन्वॉल्व होंगे? नहीं, दो चीजें हैं। देखिए, अगर किसी ने मर्डर किया और दूसरा उसका साथ दे रहा है, या तो कम से कम मतलब कैसा कि एक बॉडीगार्ड है उनका, वो मर्डर कर रहा है और सपोज आदित्य ठाकरे खड़े हैं वहां पर, तो इनका इंस्टिगेशन हो गया, इनका एक्ट ऑफ कमीशन ओमिशन हो गया, तो ये सब लोग उसके हकदार हो गए मर्डर के। लेकिन सपोज जो पार्टी में दूसरे बच्चे थे वो डर के मारे, इनको डरा दिया गया, तो वो डर के मारे शांत थे, तो वो मर्डर के हकदार नहीं रहेंगे। लेकिन आईपीसी 201 202 कि आपके सामने मर्डर हुआ, आपने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को, आपने एविडेंस छिपाई, है उसके हकदार होंगे। रोहन राय जैसे है वो एक्स्ट्रा क्रिएटिंग फॉल्स एविडेंस, नीतीश राणे जी को फंसाने के लिए होगा, या तो फिर आरोपी को बचाने के लिए होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, या जो भी उसने काम किया एक्स्ट्रा आगे जाकर, तो वो फिर उनका रोल डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अगर फिर उनका इन्वॉल्वमेंट है
उन्होंने अगर उसमें ये किया था कि हाँ भाई मैं अभी इसमें आपका साथ दूंगा, आपने मर्डर किया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ आप मेरे फ्लैट पे, अगर ऐसा उनका रोल मिलता है तो वो 302 के आरोपी बनेंगे। दो सवाल और पूछ लेता हूं चलने से पहले। एक तो एडीआर जो लिखाई गई और 1 महीने के अंदर कंफर्म कर दिया गया कि हाँ साहब ये एक्सीडेंटल डेथ ही था, तो उसमें आपने बहुत तकनीकी सवाल उठाया है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिशा के परिवार को कंसल्ट करना अवश्यंभावी था। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन है उसको जिन जिन पुलिस वालों ने कहा किया है उसके खिलाफ कौन सा केस होगा? जो उन्होंने नहीं किया, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, उसका क्या होगा? वो आईपीसी 166 वगैरह सेक्शन है कि नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ, डायरेक्शंस ऑफ लॉ, कि और इसमें टू सेव द अक्यूज्ड फ्रॉम द मर्डर चार्ज है ना, तो वो एक सेक्शन अलग से लगेगा। और क्रिएटिंग ए फुल रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर आईपीसी 218 से लेकर और 192 191 जो वाली वो रेंज है परजुरी वाली, वो वाले सेक्शन, देन यूजिंग ए फोर्ज रिकॉर्ड एज जेन्युइन वन, ऐसे कई सेक्शंस लगेंगे उनके ऊपर। तो ये तो बहुत मतलब आप ये कह रहे हैं नीलेश जी कि वो उनके ही इन्वेस्टिगेशन को आधार बना करके आपने उन्हें फंसा दिया है, मतलब वो पूरी तरह से फंस गए हैं। वो अगर वो कहते हैं कि वो एक्सीडेंटल डेथ था तो उसके इंक्वायरी के प्रोसीजर में ही वो खुद को फंसा चुके हैं और इसका कोई डिफेंस नहीं होगा कोर्ट में, उनके सामने कोई डिफेंस वो पेश नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, डिफेंस तो गया, वो तो कोई डिफेंस का विषय नहीं है इसमें। इन्होंने क्या समझा था, इनको लगा था पब्लिक बेवकूफ है और हम ज्यादा पावरफुल है, लेकिन भगवान है ना, तो ऐसा अकड़ किसकी टिकती नहीं है। रोहन रॉय क्या अगर अप्रूवर आज बन जाता है, मान लीजिए, क्योंकि रोहन रॉय बहुत मजबूत कड़ी है इस पूरे प्रकरण में, बाकी तो बेचारे डर गए होंगे या डरा दिया गया होगा। रोहन रॉय ने एक तो वो फरार रहा और उसके बाद भी वो कोशिश करता रहा इस पूरे मामले को भटकाने का, डिस्ट्रॉय करने का। उनके माँ बाप को भी कन्विंस करके उनको डराया और एक स्टेटमेंट दिलवाया कि नहीं कोई बात नहीं, हम इससे संतुष्ट हैं। और अब उनके माता पिता का स्टेटमेंट आ रहा है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। तो आज क्या रोहन रॉय के सामने कोई ऑप्शन है? आज क्या कोई ऑप्शन है रोहन रॉय के सामने कि वो अपना स्टेटमेंट बदल ले और अप्रूवर बन जाए और कहे कि भैया ये मर्डर हुआ था और ये लोग थे? अगर वो ऐसा कर देता है तो रोहन रॉय के बचने की संभावना है? देखिए, पहली चीज, रोहन रॉय को छोड़ दीजिए, ऑलरेडी एक आई विटनेस है जो पार्टी में मौजूद था जिसने इनको देखा है। ये सारा रेप मर्डर वाली चीजें सारी, और उसने उसको वो ये भी विटनेस है, पुलिस वालों ने उनको कैसा पीछे से बाहर निकाला, क्या किया, सब वो चीजें। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं डिटेल नहीं बोल रहा हूं। चाहता है अप्रूवर होना तो अप्रूवर का लॉ है, उसने पूरा डिटेल टेस्टिमोनी देना है। एक वो अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगा कि हाँ ये कंप्लीट है और कोर्ट सेटिस्फाई हुआ तो फिर उसको माफी दे सकते हैं, अप्रूवर बना सकते हैं। और उनके स्टेटमेंट पे फिर उसके अगर पूरा टेस्टिमोनी सही है तो फिर इन सब लोगों को फांसी हो सकती है, आरोपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। एक बात तो तय हो गई कि सबूत लोग अभी तक कह रहे थे, और ये मैं आपको बताऊं नीलेश जी, बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो रिया चक्रवर्ती को बचाने में लगे हुए हैं और बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के दलाल पत्रकार जो इस पूरे केस को निपटाने में लगे हुए हैं, वो ये फैला रहे हैं कि साहब अब तो कोई एविडेंस बचा नहीं है और सबूतों के अभाव में ये सारे लोग बच जाएंगे। अगर ऐसी कोई घटना हुई भी होगी तो उनका ये कहना है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई तो एक्सीडेंटल डेथ था। सुशांत का भी एक्सीडेंटल डेथ था, 7 दिन के अंदर में 2 एक्सीडेंटल डेथ हो जाते हैं। मतलब इतना इतना पापी ये लोग हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग ये फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूं कि नीलेश ओझा मौजूद है वहां पे, क्यूबाइट नेटवर्क आशुतोष खड़े हैं और अर्नब गोस्वामी भी खड़े हैं। मैं अर्नब जी को फिर एक बार बधाई देता हूं कि वो फिर से उन्होंने कमान संभाल लिया है, और मैं समझता हूं कि हम दोनों काफी हैं इन बेईमानों को सबक सिखाने के लिए। और अगर नीलेश जी और आपके 50 वकीलों की टीम जो रात दिन काम कर रही है, जी बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें उन ईमानदार पुलिस अधिकारी और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के और कुछ है कई ऐसे सीनियर अधिकारी
इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहिए, जिन लोगों ने इस केस के कई अहम सबूत जनता के सामने लाए, डायरेक्टली नहीं लाए, किसी और के थ्रू लाए, लेकिन उनके दिल में यह बात चुभ गई कि एक लड़की की मतलब अबला नारी का तुम अत्याचार करोगे, मतलब उसको एक पहले तो छोटी बच्चियों के साथ जो तुम गलत करोगे, उसका विरोध करने वाले का तुम जो उसके साथ गलत करोगे, उस